नमस्कार। हमारी आज की कहानी एक पारिवारिक कहानी है जो कि समाज को शिक्षा प्रदान करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जयप्रकाश जी आंसुओं से भारी आंखें लिए हुए अपने कमरे में बैठे हुए थे और लगातार कमरे की दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारते जा रहे थे और अपनी पत्नी के साथ बीते हुए सुहानी पलों को याद कर रहे थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहे जा रही थी। पत्नी के जाने के बाद उन्हें अपना जीवन जैसे बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। आज सुबह से ही जयप्रकाश जी की हालात खराब थी। उनके पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ और उन्हें उल्टियां आनी शुरू हो गई। शायद वासी खाना खाने के कारण उन्हें एसिडिटी हो गई थी। आज उनका बेटा विशाल भी जल्दी ऑफिस चला गया था। जयप्रकाश जी ने अपनी बहू को कहा, बहू जरा विशाल को फोन लगाकर घर बुला लो, मेरी हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है, शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। जयप्रकाश जी के इतना खाने की डर थी कि बहू आरती तो जैसे उन पर चिल्लाने को तैयार थी। बाबूजी, आपको तो और कोई काम ही नहीं सिवाय मेरे पति के खर्च बढ़ाने के। ऑफिस गए हैं वो और आपके लिए ऑफिस छोड़कर तो नहीं आ सकते ना। कितनी बार कहा है जितना खाना पचा करे उतना ही खाया करो। खाने में तो आप किसी चीज का परहेज करते नहीं, सारा दिन मुंह चलाते रहते हैं। आपके बुढ़ापे में जीभ पर काबू नहीं रखोगे तो उल्टियां ही करोगे। बहू की जाली कटी बातें सुनकर जयप्रकाश जी चुप करके वापस अपने कमरे में बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें याद आया कि जब भी उनका पेट खराब होता था या कभी उल्टी होती थी तो उनकी पत्नी कमल उन्हें पानी, नींबू और नमक का शरबत बनाकर दिया करती थी, जिसे पीकर उन्हें राहत मिल जाती थी। शरबत बनाने के लिए जयप्रकाश जी ने अपनी पोती प्रिया को आवाज दी और थोड़ा सा नींबू पानी बनाने के लिए कहा। प्रिया ने दादाजी के लिए नींबू पानी बनाया और दादाजी को दिया। नींबू पानी पीकर जैसे ही गिलास रखने लगे तो कमजोरी के कारण कपड़े हाथों से पानी का गिलास नीचे गिरा और टूट गया। जैसे ही आरती ने गिलास टूटने की आवाज सुनी वह दौड़ी रसोई घर में आई। अब तो बाबूजी की खैर ही नहीं थी। आरती ने बाबूजी पर तानों की बौछार करती, पता भी है कितना महंगा गिलास था, आप तो कमाते ही नहीं, वगैरह वगैरह तथा। और उन्हें बहुत जोर से भूख भी लगी थी, लेकिन बहू से खाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी तो खुद ही उठे और रसोई में खाना डालने लगे। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़े ही थे कि आरती ने रास्ते में ही उन्हें टोक और बोली, ये क्या बाबूजी, अभी तो आपको उल्टियां हो रही थी और इतनी जल्दी आपको भूख भी लग गई। आपको क्या दिख नहीं रहा कि आपकी उल्टियां की वजह से कितनी गंदगी फैल गई है? जाइए और पहले वह गंदगी साफ कीजिए। कहते हुए आरती ने बाबूजी के हाथ से खाने की प्लेट छीन ली। भूख प्यास से तड़पते हुए जयप्रकाश जी केवल बहू की तरफ देखते ही रह गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन जयप्रकाश जी के मुंह में रोटी का एक निवाला तक नहीं गया। शाम को जब उनका बेटा विशाल घर आया तो उसने पूछा, बाबूजी क्या बात, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? जयप्रकाश जी ने उन्हें अपना हाल सुनाया तो विशाल बोला, तो आप मुझे बताते, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता। बेटा, वह बहू कह रही थी कि जैसे ही जयप्रकाश जी कुछ बोलने को हुए तभी उनकी बहू आरती उनकी तरफ देखकर घूरने लगी। जयप्रकाश जी वहीं चुप हो गए। बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते थे आप? विशाल ने अपने बाबूजी से जानना चाहा। बेटा, मैं वह कह रहा था कि मेरी दवाई खत्म हो गई है, जब तुम कल शाम को ऑफिस से आओगे तो लेते आना। अरे बाबूजी, आपकी दवाई तो मैं 2 दिन पहले ही ले आया था, मैंने आरती को दे दी। आरती, तुमने बाबूजी को दवाई क्यों नहीं दी? विशाल ने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा। आरती दौड़कर आई और बोली, जी मैं वह काम में भूल गई थी, अभी लेकर आई। बाबू ने मुझे तो पूछा ही नहीं। अगले दिन सुबह विशाल उठा तो उसने देखा कि रसोई घर में बाबूजी बर्तन धो रहे हैं। विशाल ने कहा, बाबूजी यह क्या कर रहे हैं आप? तो बाबूजी बोले, अरे दिल बहलने के लिए थोड़ा सा कम कर लेट हूँ, मैं अपने खुशी से कर रहा हूँ। यह सुनकर विशाल चुप हो गया। जब विशाल तैयार होकर ऑफिस के लिए निकाल गया तो आरती बाबूजी से बोली, अच्छा तो दवाइयाँ ना मिलने पर आप मेरी उनसे शिकायत कर रहे थे और आज उनके सामने ही बर्तन धोने शुरू हो गए। थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे? दिखाना जरूरी था कि मैं आपसे घर का कम करवाती हूँ।
तो ठीक है, आपकी आज भी खाने से छुट्टी हो रही है, खाने के लिए 2 रोटी तो दे दो। कहते हुए जयप्रकाश जी की आंखों से आंसू निकली। आरती ने थोड़ी सी दया दिखाई, जयप्रकाश जी को रात की पड़ी वासी रोटी दे दी और साथ में उनके आगे चाय रखते हुए बोली, यह लो, आज तो आपको रोटी और चाय दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से कोई भी शिकायत करने की कोशिश की तो अपना अंजाम सोच लीजिएगा। यह कहकर आरती तैयार होकर अपनी किसी पार्टी में चली गई। जयप्रकाश जी अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखने लगे और बोले, देख रही हो भाग्यवान, ऐसा खाना तो कोई किसी भिखारी को भी नहीं देता होगा। उनकी पत्नी को स्वर्गवासी हुए 5 महीने हो चुके थे और इन 5 महीनों में वही जानते थे कि उन्होंने खैर 2 दिन के भूखे थे। तो जयप्रकाश जी पुरानी वासी रोटी पर टूट पड़े। अगले दिन सुबह जयप्रकाश जी अपने बेटे से बोले, अरे बेटा देखना, यह मेरा चश्मा टूट गया है, शाम को जब तुम ऑफिस से आओगे तो इसे ठीक करवाते आना। अरे बाबूजी, आपका चश्मा तो बिल्कुल बुरी तरह से टूटा हुआ है। यह कहते हुए विशाल ने आरती को आवाज लगाई और कहा, आज बाबूजी को ले जाकर उनकी आंखें भी टेस्ट करवा देना और उनके लिए नया चश्मा भी बनवा लाना। आरती ने विशाल के सामने आज्ञाकारी बीबी बनते हुए हाँ भर दी, लेकिन विशाल के जाते ही ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। बाबूजी, आपको चैन नहीं आता क्या? रोज कोई ना कोई नया खर्चा लेकर बैठ जाते हो। अरे बहू, मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने विशाल से कह दिया। वैसे तो तुम भी जानती हो कि मैं कोई फालतू का खर्चा नहीं करता हूँ। जयप्रकाश जी डरते डरते बोले, अच्छा तो ऐसे रहे हैं जैसे सारा दिन ऑफिस में बैठते हो और काम करते हो, जिसके लिए आपको चश्मा की जरूर है। सारा दिन तो आप घर में पड़े हैं और रोटियां तोड़ रहे हैं। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ, अगर रोज रोज यह चलता रहा तो देख लेना, एक दिन वृद्ध आश्रम भेज दूंगी, फिर मुझे मत कहना। जयप्रकाश जी की पोती प्रिया अपनी माँ के मुंह से रोज रोज यह बातें सुन रही थी। वह माँ के पास गई और बोली, माँ, आप दादाजी के साथ इस तरह से क्यों बोलते हो? पापा के सामने तो आप उन्हें कुछ नहीं कहते। यह सुनते ही आरती ने प्रिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ चढ़ दिया और बोली, किसने सिखाई तुम्हें यह बातें? खबरदार, आज के बाद अपने दादाजी के पास बैठी तो बहू की बातें सुनकर जयप्रकाश जी का कलेजा तो जैसे छलनी ही हो गया। रोज रोज इस जिल्लत भारी जिंदगी से जयप्रकाश जी की सहनशीलता जवाब देने लगी थी। वह अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन केवल यही सोचकर चुप रह जाते थे कि वे अपने घर में झगड़ा का कारण नहीं बनाना चाहते और बेटे बहू का परिवार नहीं तोड़ना चाहते। जयप्रकाश जी बहुत सोच विचार में डूब चुके थे। क्या करूं, किससे कहूं, इन सब बातों का जवाब नहीं ढूंढ रहे थे। वह जानते थे कि अगर उन्होंने बेटे को सारी बात बताई तो वह बहू को नहीं छोड़ेगा। एक दिन जब विशाल अपने ऑफिस चला गया और प्रिया अपने स्कूल चली गई तो आरती भी तैयार होकर अपने किसी पार्टी के लिए निकाल गई। तो बहुत सोच विचार करके जयप्रकाश जी बिना किसी को बताए घर से चले गए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बहू के द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। आरती जब वापस आई तो देखा बाबूजी घर पर नहीं थे। उसने सारे कमरे छान लिए, सब जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं मिले। अरे आखिर बिना बताए कहाँ चले गए बाबूजी? आज आने दो घर उनको, आज उनकी खैर नहीं, ज्यादा मनमानी करने लगे हैं। सबक तो सीखना ही पड़ेगा। लेकिन देखते देखते शाम हो गई, प्रिया भी घर पर आ गई और विशाल के आने का समय भी हो रहा था, लेकिन जयप्रकाश जी का कोई अता पता नहीं था। और उधर आरती डर के मारे कांपने लगी थी, क्योंकि विशाल तो आते ही बाबूजी से मिलने उनके कमरे में जाते थे। विशाल के सवालों का क्या जवाब दूंगी? कहाँ चले गए, क्यों चले गए, क्या बात हुई थी, यह सब पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? यह सब सोच सोच कर आरती के पसीने छूटे जा रहे थे। आखिर बाबूजी की जिम्मेदारी तो विशाल ने उसे ही दी थी। विशाल आरती पर पूरा विश्वास करता था और आरती भी विशाल के सामने बाबूजी का ख्याल रखना का ढोंग करती थी, लेकिन उसे आरती की असलियत का पता नहीं
था पर आज पोल खुलने वाला था। कुछ देर बाद जब विशाल ऑफिस से आया तो वह बाबूजी के कमरे में गया और बाबूजी के ना मिलने पर आरती से उनके बारे में पूछा। आरती कांपते हुए बोली, वह आज बाबूजी पता नहीं सुबह से कहाँ चले गए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम घर पर नहीं थी? नहीं, मैं वह किसी पार्टी में गई थी। विशाल गुस्से में लाल हो गया। तुम और तुम्हारी किसी पार्टी? अगर मेरे बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। कहते हुए विशाल बाबूजी को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। विशाल ने बाबूजी को आप पड़ोस में खोज। जैसे ही पड़ोसियों को पता चला कि बाबूजी अपना घर छोड़कर निकाल गए हैं तो उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने आरती की सारी पोल खोल दी कि कैसे आरती बाबूजी काम करवाती थी और बर्तन साफ करवाती थी और बदले में उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी उससे ना दी जाती थी। यह सुनकर विशाल पर तो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा। उसे वह पल याद आने लगे जब बाबूजी उसे कुछ कहना चाहते थे पर कहते कहते ही बीच में रुक जाते थे। शायद आरती के डर के कारण ही बाबूजी कुछ ना बोल पाते थे। कितना अनजान और कितना लापरवाह था मैं, जो मैंने आरती पर आंख बंद करके विश्वास किया और अपने बाबूजी की भावनाओं को समझ ना सका। कहते हुए विशाल बाबूजी की खोज में दौड़ने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि बाबूजी अपने गांव जाने के लिए निकले होंगे और हो ना हो वह रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगे। विशाल दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन वहां जाकर भी उसे बाबूजी कहीं दिखे। वह थक कर प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और सामने देखा कि बाबूजी भी प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हुए हैं और लगातार आंसू बहाए जा रहे हैं। उन्हें रोता देखकर विशाल को अपने दिल पर से छुरियां चलने बराबर दर्द महसूस हुआ। जो बाबूजी कभी आत्मा स्वाभिमान के साथ रहा करते थे वह आज मेरे कारण इस अवस्था में पहुंच गए हैं। विशाल भागकर अपने बाबूजी के पास पहुंच बाबूजी को देखकर उनके गले लग पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बेटे को देखकर जयप्रकाश जी भी अपने आप को संभाल ना पाए और अपने दिल का गुबार बेटे के आगे उन्होंने खाली कर दिया। पिताजी, मैं सब जान गया हूँ कि आरती ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, आप पर कितना अत्याचार किया, लेकिन आज तक आप चुप क्यों थे यह भी मैं जान गया हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आरती का हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। पिताजी, अब आप मेरे साथ घर चलिए। विशाल अपने बाबूजी का हाथ पकड़कर घर की तरफ लेकर जाने लगा तो जयप्रकाश जी ने घर जाने से माना कर दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच झगड़ा का कारण नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, पर मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। विशाल किसी तरह बाबूजी को माना कर घर वापस लेकर आया। घर आते ही आरती को देखकर विशाल का खून खोल गया। विशाल ने आरती से कोई सवाल नहीं किया, ना ही उसे कुछ बोलने का मौका दिया। आते ही उसके मुंह पर थप्पड़ चढ़ दिए। आज ये नजर उनके पड़ोसी भी देख रहे थे पर किसी ने आकर विशाल को नहीं रोका। विशाल का गुस्सा देखकर आरती की होश ही उड़ गए थे। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया था और वह आज आरती को छोड़ने नहीं वाला था। यह साफ साफ नजर आ रहा था। जलील औरत, मैंने तो तुझ पर विश्वास किया था, अपने बाबूजी को तेरे हवाले छोड़ा था और तूने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया। मैं तो सोचता था कि मेरे बाबूजी घर पर रहकर बहुत खुश हैं, लेकिन नहीं, तुमने तो उनका जीना हराम कर दिया था और मेरे सामने उनका ख्याल रखना का ढोंग करती थी। जितना दुख तुमने मेरे बाबूजी को दिया है उसे तो मैं बात समेत तुझे वापस करूंगा। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। विशाल ने आरती के मायके में फोन लगाया और उसकी मां को बोला कि आज से मैं आपकी बेटी से सारे रिश्ते खत्म करता हूं। आइए और अपनी बेटी को ले जाइए, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, मेरी बेटी प्रिया मेरे साथ रहेगी। तलाक का नोटिस मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। विशाल ने जो किया वह देखकर आरती की हकी पक्की रह गई। जयप्रकाश जी बोले, बेटा गुस्सा शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी वजह से अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अब तुम पति पत्नी ही नहीं, माँ आप भी हो। सोचो तुम्हारी बेटी पर क्या गुजरेगी। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। नहीं बाबूजी, यह घर मुझे पहले आपका है, इस घर के मालिक आप हो और यह घर आपसे कोई नहीं छीन सकता।
अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो वह आरती होगी। मुझे अपने पिता की जरूर है लेकिन उसे अपने ससुर की जरूर नहीं है, इसलिए वह घर छोड़कर जा सकती है। यह कहकर विशाल ने आरती के कपड़े बैग में पैक करने शुरू कर दिए। आरती जोर जोर से रोती हुए बाबूजी के पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। बाबूजी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने आपके साथ बहुत बड़ा व्यवहार किया। यह भी नहीं सोचा कि माँ के जाने के बाद आप कितना अकेला महसूस करते होंगे। आज मैं अपने किया पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज आरती उन्हें बाबूजी से अपने किया कर्मों की माफी मांग रही थी, जिनके साथ कभी नौकरों की तरह व्यवहार किया करती थी। जयप्रकाश जी बहू से बोले, बहू, विशाल मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसके जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटे हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने तुझे माफ कर दिया। इन्होंने तुझे माफ कर दिया। उसी दिन से बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया। अगले दिन आरती बाबूजी के कमरे में आई और बोली, बाबूजी आपकी चाय रखकर। आरती ने बाबूजी का आशीर्वाद लिया। आज बाबूजी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने सुकून से बैठे थे और खूब सेवा करवा रहे थे। आज उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वह सुकून की सांस ले रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि भगवान हर माता पिता को विशाल जैसी औलादें। दोस्तों, जिस तरह हमारे माँ बाप हम सभी को बचपन में शहजादों की तरह पलते हैं, इस तरह हम सभी का भी फर्ज बनता है कि उनके बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह रखें। आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।